सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म। तो आज इस चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 6 होने वाला है और यह सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है आज के इस चैप्टर के एमसीक्यू का। और इससे पहले मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के करा रखे हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितनी भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा और इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो क्या बोल रहा है कि नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियां कौन सी होती हैं। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर जनन तंत्र होता है, उसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है शुक्राशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है प्रोस्टेट ग्रंथि और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक जननांग, जो कहीं ना कहीं शुक्राणु के बनाने में अपना भाग लेता है, और दूसरा होता है सहायक जननांग, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि कहीं ना कहीं शुक्राणुओं के स्थानांतरण और उनके परिपक्वन में अपना योगदान देते हैं। तो उनमें 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां आती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है शुक्राशय, दूसरा होता है बल्बोयूरेथ्रल और तीसरा होता है प्रोस्टेट। तो यहाँ पर ये तीनों की तीनों ग्रंथियां दे रखी हैं और आपका जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ये सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नर में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियां होती हैं वो ये तीनों होती हैं। इसीलिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है फैलोपियन नलिका की झालर का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि जो फैलोपियन नलिका होती है, जिसे हम अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी भी बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो झालर होती है उसका वर्क क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय के विकास में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर बी है अंडोत्सर्ग के दौरान अंडक को ग्रहण करने में यूजफुल होती है, ऑप्शन नंबर सी है अंड के निर्माण में सहायक होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निषेचन में सहायक होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो फैलोपियन नलिका का आखिरी सिरा होता है, जो कि अंडाशय के पास होता है, उसे हम बोलते हैं झालर। अब ये जो झालर होता है उस अंडाशय में बने हुए अंडाणुओं को कैच करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, और यह इसे पकड़ कर कहां पर भेज देता है? फैलोपियन नलिका में भेज देता है। तो यहाँ पर जो इसका वर्क होगा वो क्या होगा? अंडोत्सर्ग के दौरान अंड को ग्रहण करने के लिए। तो दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है गलत युग्म चुनिए। यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन में 4 युग्म बताए गए हैं, आपको इनमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अंगुली समान प्रक्षेप। जो अंगुली समान प्रक्षेप होते हैं उनको मिलाया गया है झालर से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंगुली समान प्रक्षेप होते हैं फैलोपियन नलिका में, उसको हम क्या बोलते हैं? झालर बोलते हैं या फिमरी बोलते हैं। तो ये तो सही मिलाया गया है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत युग्म चुनना है। अब आइए बात करते हैं बी वाले को। तो इसमें मिलाया गया गर्भाशय से जुड़ा अंडवाहिनी का भाग संकीर्ण पथ। तो ये भी सही मिलाया गया है, तो ये भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है अंडवाहिनी का सकरा भाग, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो अंडवाहिनी का सकरा भाग होता है वो तुम्बिका नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज जो है ये गलत मिलाया गया है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है शुक्राणु जनन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है शुक्राणु पर्श का शुक्राणु में रूपांतरण। यानी कि जो शुक्राणु पर्श होते हैं, स्पर्मेटिड्स होते हैं, वो जब स्पर्म में रूपांतरित हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु का शुक्राणु पर्श में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु का शुक्राणु कोशिका में रूपांतरण, और ऑप्शन नंबर डी है शुक्राणु का द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में रूपांतरण। तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुक्राणु जनन, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ये क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब शुक्राणु परशु बन जाते हैं, यानी कि स्पर्मेटिड बन जाते हैं, तो इस स्पर्मेटिड में क्या होता है? कुछ रूपांतरण होता है, क्योंकि ये स्पर्मेटिड गोल अवस्था में होता है, कोशिकीय गोल अवस्था में होता है। तो इसका कोशिका द्रव्य का क्या होता है? क्षरण होता है, और यह तब जाकर के ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्म में। तो शुक्राणु पर्श से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु पर्श का शुक्राणु में रूपांतरण, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात करते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है किसके श्रावण में वृद्धि होने के कारण शुक्र जनन किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि किस चीज के श्रावण होने से किसी भी मानव के शरीर में उसका जो शुक्रजन की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी है जीएनआरएच और ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जीएनआरएच होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी मेल के अंदर शुक्रजन की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और यह अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाता है, तो इससे एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलते हैं और ये फिर कहां पर जाते हैं, एक मेल के वृषण भी जाते हैं और वहां पर ये प्रेरित करते हैं शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के लिए। तो जो सबसे मेन हार्मोन होगा वो क्या होगा आपका जीएनआरएच, क्योंकि इसी के कारण ही शुक्रजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है किसी भी मेल के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा पांचवें क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्न कथनों में से अंडजननी कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं उगोनिया बोलते हैं, के लिए सही कथन कौन सा है। यानी कि यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो अंडजननी कोशिका यानी कि ओगोनिया के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या बोल रहा है, यह मिलियन में युग्मक मात्र कोशिकाएं होती है। यानी कि जो ओगोनिया होती है वो कई सारे मिलियन में पाई जाती है अंडाशय के अंदर, जो कि युग्मक मात्र कोशिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी है ये प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के भीतर बनती है। ऑप्शन नंबर सी है ये विभाजन होना शुरू करती है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्व अवस्था प्रथम में अवरुद्ध हो जाती है। और ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है यह मादा में जीवन भर बनती रहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये तीनों कथन दे रखे हैं ऊपर के ए बी सी, ये सभी के सभी सही कथन है, लेकिन हमें चुनना क्या है, हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है कि जो अंडजननी कोशिकाएं होती है या उगोनिया होती है वो मादा में जीवन भर बनती है, तो ये यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा छठे क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि किसी भी महिला के अंदर जो उगोनिया या बोल सकते हैं अंडजननी कोशिकाएं होती हैं वो भ्रूणीय अवस्था से ही अंडाशय में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जन्म के बाद ये नहीं बनती हैं। जितनी भी संख्या में होंगी उतनी संख्या में वहां पर प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर जो बोला है कि मादा में जीवन भर बनती है, तो ये यहाँ पर आपका गलत कथन हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है आर्तव चक्र के शुरुआत से अंत तक हार्मोन्स के श्रावण का सही क्रम बताइए। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी भी फीमेल में, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है पहले एफएसएच आता है, उसके बाद एस्ट्रोजन फिर एलएच। ऑप्शन नंबर बी है एफएसएच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी है एफएसएच प्रोजेस्टेरॉन एलएच और डी ऑप्शन है आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और एलएच। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्तव चक्र में सबसे पहले क्या होता है, एफएसएच हार्मोन्स आता है। और ये जो एफएसएच हार्मोन्स होता है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या करता है, अंडाशय में जाकर के जो प्राइमरी फोलिकल होता है उसको ग्राफियन फोलिकल में चेंज कर देता है। कौन, एफएसएच हार्मोन्स। अब जब ग्राफियन फोलिकल बन जाता है तो इससे निकलता है कौन सा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जाएगा कहां पर, मादा के गर्भाशय में, और उसका जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब इंडोमेट्रियम का लेयर बन जाता है फीमेल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ग्राफियन फोलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा और इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। और जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके बाद जो टूटा हुआ ग्राफियन फोलिकल होता है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम का निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन उस गर्भाशय के इंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो सही क्रम होगा हार्मोन से निकलने का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सबसे पहले एफएसएच निकलेगा, उसके बाद एस्ट्रोजन निकलेगा और तब जाकर के प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो इसीलिए सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है 45 से 50 वर्ष के बाद मादा में आर्तव चक्र रुक जाना क्या कहलाता है। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो महिला में 12 से 14 वर्ष बाद स्टार्ट होता है। यानी कि जब उसमें यौनारंभ हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है, तब जाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं क्या, रजोदर्शन यानी कि मैनार्क। और जब यह मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 से 50 वर्ष की हो जाने के बाद उस महिला में परमानेंटली बंद हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा आठवें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपॉज। और बाकी के ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। तो याद रखिएगा आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है।
अब बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। 90वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विदलन यानी कि क्लीवेज के दौरान 2 से 8, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जो युग्मनज होता है उसमें जब विदलन होता है तो पहले 2 कोशिका बनेंगी उसके अंदर, फिर 4 बनेंगी, फिर 8, फिर 16। ये कोशिकाएं कहलाती क्या हैं, यानी कि ये जो कोशिकाएं बन रही हैं युग्मनज के अंदर विदलन के फलस्वरूप, इन कोशिकाओं को हम कहते क्या हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है कोरक प्रोटीन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर बी है कोरक खंड, जिसको इंग्लिश में ब्लास्टोमियर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है तूतक यानी कि मॉरुला, और ऑप्शन नंबर डी है पोस्ट कोरक, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो युग्मनज के अंदर ये छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं इनको हम बोलते हैं क्या, कोरक खंड, जिसको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 90वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं आज के सेशन का और इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन का, जो कि है 10वां क्वेश्चन। क्या बोलता है 10वां क्वेश्चन, देखते हैं। प्रसव के बाद मां के स्तन से निकलने वाला प्रथम दूध को क्या कहते हैं। तो सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। क्या कि जब प्रसव हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद मां के गर्भ से जो पहला दूध निकलता है उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलेस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी है कोलेजन, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो याद रखिएगा प्रसव के बाद मां के गर्भ से जो सबसे पहला मिल्क निकलता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये बात मैंने आपको बता रखा है मानव जन्म में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो इस तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर का, मानव जन्म के पूरे चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, और हर एक क्वेश्चन को मैंने समझाया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही है, इसके पीछे का रीजन भी बता दिया है। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।